उम्मीद आप सब बखैर होंगे। तो आज हम थर्ड पॉडकास्ट आपके सामने लेके आए हैं। ये उस सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले थीसिस कर लिया हुआ है उनसे ये पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज मेरे साथ हैं ईमान, और इन्होंने भी थीसिस कंप्लीट कर लिया है अपना एमफिल का। तो आइए चलते हैं, ईमान से मिलते हैं। पहले तो आप ईमान अपना पूरा तारुफ करा दीजिएगा ताकि फिर हम थीसिस की तरफ जाना शुरू करें। जी, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि मेरा नाम ईमान है और मैंने यूएमटी से एमफिल किया और मेरी प्रीवियस डिग्री जो है वो बीएड ऑनर्स है, जो कि मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी से किया। और नाउ आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम मलेशिया। और माशाल्लाह। मेरा जो है वो ऐसे छोटा लगता है सा ना, तारुफ। छोटी छोटी, हाँ लगती भी छोटी सी है ना, ऐसे नहीं लग रहा ना कि पीएचडी कर रही है। तो नहीं, माशाल्लाह इस मामले में इनका ये बहुत वो है कि शी इज़ वेरी पैशनेट, और इन्होंने कॉन्टीन्यूस एजुकेशन चूँकि अपनी रखी, ब्रेक नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से जितनी तेज़ रफ्तारी से ज़माना जा रहा है उसमें ईमान ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया और और लोग लेना बिलीव नहीं चाहिए। करते, मेरे पीएचडी के टीचर बिलीव नहीं करते। हाँ नहीं, बनता है उनका, बेचारों का तो बनता है। तो ईमान, ज़ाहिर है कि आपने अब आप पहले भी आपने बीएस की एक डिग्री की ऑनर्स, जहाँ आपने थीसिस किया, फिर उसके बाद आपने एमफिल का भी किया, अब आप माशाल्लाह पीएचडी के प्रोसेस में हैं। तो आप हमें थोड़ा सा अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं कि आपने ये टॉपिक जो जिस पे आपने काम किया वो क्या था एमफिल में, ख़ास तौर पे उसको सिलेक्ट कैसे किया, उसके चैलेंजेस क्या आए, इस तरह की कुछ चीज़ें हमें अपने थीसिस के बारे में बताइए प्लीज़। और ख़ास तौर पे टॉपिक सिलेक्शन के जर्नी के बारे में बताइए, और फिर सुपरवाइज़र सिलेक्शन की जर्नी के बारे में बताइए, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं जब वो अब कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं। हमें बहुत चैलेंज आता है सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करते हुए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या इनके साथ क्या गुड लक, या गुड लक नहीं हुई, गुड लक का अपोजिट नहीं हुई। सो ईमान हमें ये सारी बातें बताने जा रही हैं। जनाब। सबसे पहले तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज, जो कुछ भी हूँ, वो शायद मेरी प्रीवियस डिग्री का एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं आज बाहर पीएचडी करने गई हूँ। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मैंने स्कॉलरशिप पे पीएचडी मतलब स्टार्ट की। और मेरा जो एमफिल का एक्सपीरियंस था उसमें जो मैंने पीएचडी का एमफिल का जो टॉपिक चूज़ किया वो बेसिकली लिंक कर रहा था मेरी प्रीवियस डिग्री के साथ। वो इस तरह क्योंकि मैंने कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ी। मेरे एक टीचर थे, बहुत ही नाइस टीचर थे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। उन्होंने मतलब हमें इस काबिल बनाया कि शायद मेरी सोच इस तरफ चल पड़ी कि भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें असल में कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ाया। कंपैरेटिव से पता चल रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को पाकिस्तान के साथ लिंक किया गया कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या है और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या बैरियर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ऊपर नहीं जा रहे, वो लोग ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने फिनलैंड का पढ़ा। इस टाइम टॉप एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड सबसे हाई पे है। उसकी वजूहत यही है कि वहाँ पर टीचर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सिर्फ वहाँ पे स्कूलिंग टाइम जो ओनली 3 to 2 hours है, 3 या 2 आवर्स वो स्टूडेंट स्टडी पे फोकस होता है, जबकि 4 to 5 आवर्स टीचर एजुकेशन सिस्टम पे ये जो मेरे फोकस लिए किया नई जाता है। बात है, मतलब आई वाज नॉट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि टीचर स्कूल को ज़्यादा टाइम देंगे और स्टूडेंट कम देंगे। हम तो अपोजिट कर रहे हैं। ऑपोजिट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा स्कूलिंग टाइम स्टूडेंट का होता है, बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डनाइज कर दिया जाता है कि वो बजाय के थॉट्स की तरफ वो मेमोराइजिंग, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोट लर्निंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं। वहाँ पर टीचर एजुकेशन पे इसलिए दिया जाता था कि आप रिसर्च करें कि बाकी एजुकेशन में क्या चल रहा है। फिर वो अपने टीचर्स के अंदर इस चीज़ के सेक्शंस रहते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। मेरे लिए सबसे बड़ी बात एक ये थी जो हमने सबसे पहले कंपैरेटिव के उसमें पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद लास्ट में ना डिफरेंट एजुकेशन हमने यूएस का भी पढ़ा। यूएस का भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, नॉट कंपैरेटिव टू फिनलैंड तो हाई है ना, लेकिन वहाँ पर हमने ये देखा कि वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, तो बच्चा क्या कर रहा है, म्यूज़िक लगा के सुन रहा है, मतलब इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि यार हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है ये सब। मैंने इसको आज अगर देखना आप है। देखें हमारे में मोटिवेटेड टीचर आ रहे हैं ना इंशाल्लाह मैदान में। हम तो इंतज़ार करें इनकी पीएचडी ख़त्म हो तो ये आएँ और हमें भी सिखाएं जो इन्होंने सीखा है। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट में प्रेजेंटेशन का एक टेन्योर आ गया, तो सर ने डिस्ट्रीब्यूशन की। मेरा सबसे पहली प्रेजेंटेशन मेरी थी पूरी क्लास में, मेरा ग्रुप था और मैंने खुद चूज़ किया कि मैं चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम करूँगी। तब चाइना बहुत ऊपर जा रहा था, तो मैं देखना चाहती थी कि शायद एजुकेशन रोल भी है कि नहीं है, क्या पर्पस है कि चाइना ऊपर जा रहा है।
एजुकेशन तो असल में एक स्पाइनल कॉर्ड है ना हाँ, आपके spinal- इकोनॉमी का और अब जैसे नॉलेज इकोनॉमी है तो इसमें तो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं इग्नोर सकते। कर ही नहीं सकते। अब जब प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ना स्टार्ट किया, 1 वीक था और 1 वीक में हमने प्रेजेंटेशन रेडी करनी थी। मेरे साथ मेरे जो फेलोज थे, आप कह लो कि वो इतने कोई ख़ास नहीं थे पढ़ाई में। मेरी फ्रेंड जो थी वो मेरी तो इतनी ऐसे अच्छी ही नहीं होता है थी। ना, ग्रुप बनता ही इसलिए कि एक पढ़ने वाला हो एक बीच पढ़ने में। वाला। तो हमारे में 3 लोग थे जो एक प्रेजेंटेशन बनाता था। मुझे वर्ड बिल्कुल चलाना नहीं आता था, मुझे पीपीटी बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। तो उसको हमने इसलिए रखा था, मैंने सारा चीज़ें सर्च करनी होती थी, लिख कर देनी होती। उसमें क्या हुआ, उसमें हमें पता चला कि भाई चाइना में जो है स्कूलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। 4 आवर्स, मतलब 4 o'clock बच्चों को ऑफ होता है। अब ये फिनलैंड से अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी कंफ्यूज हो गई। अच्छा, जब फर्दर पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पता चला कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक के वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि अगर बेसिक एजुकेशन वहाँ पर बच्चा नहीं लेता तो उनके पेरेंट्स को पनिश कर दिया जाता है, मतलब प्रॉपर अच्छा, ये वैसे पनिशमेंट है। दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन पाकिस्तान में भी इसको करने की कोशिश की गई थी कि जब यूनिवर्सल एनरोलमेंट का हुआ था कि बच्चों को नहीं भेजेंगे नहीं तो फाइन भेजेंगे तो होगा। फाइन होगा। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को इतना इम्प्लीमेंट किया गया कि वहाँ के बच्चे अभी भी हर बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन उन सबको है। उनका लिटरेसी रेट शायद इसलिए थोड़ा आया। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा कि यार ये भी है। फिर वहाँ एक और चीज़ पर मैंने सीखी कि हमारे यहाँ पर बच्चे, हम चले जाते हैं, हमारे टीचर अगर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हूँ तो मेरा टीचर मुझे कहते कि आप उठ कर विंडो साफ़ करें या जहाँ बैठेंगे टेबल साफ़ करें, तो मैं, मेरे माइंड में आता है कि मैं इतने पैसे दे रही हूँ, मैं ये साफ़ करूँ। लेकिन हमारे ज़रा एजुकेशन, है। चाइना के एजुकेशन सिस्टम में मैंने ये पढ़ा कि वहाँ पर 1 घंटा बच्चों को टाइम दिया जाता है कि वो अपने सारी क्लासरूम साफ़ करेंगे, और ताकि उनको पता चले कि हमने जो है अपने इर्द गिर्द को किस तरह साफ़ करना है, अपनी केयरिंग किस तरह करनी है। ज़ाहिर है कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, उसमें एनवायरमेंटल लिटरेसी की बात करें तो सबसे पहले तो आपका अपना इर्द गिर्द अपना आता इर्द है, गिर्द एरिया और आता है मेंटल वेलबींग में भी सबसे पहले अपना इर्द गिर्द आपका। आता हाँ, है। आप तो क्लासरूम उसमें अपने इर्द गिर्द को साफ। अच्छा, ये चीज़ बहुत यूनिक थी यार। बच्चों को खुद कह रहे हैं कि सफाइयाँ करो, क्या ये भी सीखा। वो एक अच्छा थी, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे सही। और वो मैंने पास आउट कर लिया। उसके सही, बाद मैं माशाल्लाह। एमफिल में आई। एमफिल में सेमेस्टर 3 स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग तो बहुत कन्फ्यूजिंग था, जो बात सच है। मैंने क्लास में जब फर्स्ट डे मेरी ज्वाइनिंग थी, हमारी क्वान्टिटेटिव की क्लास थी, उसमें हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और मैं अपनी क्लास में उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही बस ऐसे, मतलब छोटी हूँ, बाकी सब बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं, मेरे लिए असल में ब्लैक एंड वाइट लगती भी लाइफ हो छोटी गई है थी। ना। ब्लैक एंड वाइट लाइफ हो गई थी। तो खैर वो एक जर्नी थी। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। मैंने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने करना है, जब एक चीज़ सोच ली है तो आप एमफिल करना। खैर क्लासेस स्टार्ट हो गई, पढ़ना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, सेकेंड ख़त्म हुआ, थर्ड में मेरी मुलाकात मैम फ्रिया से हुई। और वो इस तरह हुई कि हमारा असेसमेंट का कोर्स था जो इन्होंने लिया इन्हें मैंने पढ़ाया जी, था। और मैम ने हमें पढ़ाया। अच्छा, बल्कि ये तैयबा वाला बैच है, तैयबा ने भी याद जिक्र किया था असेसमेंट का, तो ये भी हाँ, मैं भी इस assessment कोर्स की स्टूडेंट हूँ क्योंकि हमारी ये भी उसी का पार्ट थी। स्पेशलाइजेशन सिमिलर थी। हाँ। हमने जो है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को लेकर हम चले थे। ये हमारी क्योंकि तैयबा की भी सेम थी और मेरी भी, तो हम उसी बैच में थे। तो खैर मैम से पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा टास्क हमें मिलते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैम की क्लास में और क्लासेस में भी हमने सीखा। मैं बिल्कुल ये चीज़ को नहीं कहूँगी कि बाकी टीचर्स ने इस चीज़ को नहीं किया। बाकी टीचर्स ने भी। एमफिल का मतलब है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, मतलब आपको एक मास्टर्स किया जा रहा है रिसर्च में। तो अगर जस्ट आप रीड पेपर और जस्ट आपने राइट किया और आप चले गए समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट की, देन यू कैन गो, ये तो नहीं हुआ। मैं, आप बिलीव करें कि मेरा जो यूएमटी का एक्सपीरियंस था, इट्स अ रियली गुड। वो इस लिहाज से कि उन्होंने हमें वाकई रिसर्च करना सिखाया। और मैम फ्रिया की क्लास आई तो वहाँ पर हमने ज़्यादा सीखा। वो इस लिहाज से कि हमें, हमारी आप कह रही कॉन्फ्रेंस आ रही थी। हाँ, दिनों एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी या ना? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और उसके लिए हमारे लिए टास्क रख दिया कि वो इसलिए कि अगर शायद हमें मार्क्स की टेंशन ना होती तो हम कभी भी ना पार्टिसिपेट करते। तो हम सबको एक चैलेंज दे दिया गया कि आपने ये करना है। खैर टॉपिक सिलेक्शन मैंने आपको बताया, बीएस में ही सोच लिया था कि मैंने असेसमेंट पे जाना है। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीछे और बाकी आ गया। तो वहाँ से फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने करना था पेपर, टर्म पेपर के नाम से हमारा एक चैनल था जो हमने करना था। तो ये वैसे हमारे यहाँ ये खूबी है कि तमाम टीचर्स, चूँकि रिसर्च फोकस डिग्री है ना, तो शुरू से ही बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं कि आप रिसर्च
रिसर्च करें, ये ताकि करना है। जब तक वो थीसिस तक पहुँचे वो ट्रेनिंग उनकी हो चुकी हो उसमें प्रोसेस हाँ में। बिल्कुल। तो बस फिर मैम ने कहा कि आप, हमें हर क्लास में एक टास्क दिया जाता था कि आप नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक लेकर आना, आपने ये लेकर आना वो। मैंने स्टडी स्टार्ट की, फिर मेरा टॉपिक रिफाइन हुआ वो इस तरह के, मैंने लिंक किया प्रीवियस, और फिर कुछ चीज़ें पढ़ते पढ़ते कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिंक करते हैं टीचर्स को। तो फिर वो एक मेरा टॉपिक जो बेसिकली था एम फिल का, वॉज रेडी टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन टीचर असेसमेंट बिलीव्स। सबसे पहला था मज़े की बिलीव्स, बात है कि टीचर्स टीचर्स के बिलीव्स। बिलीव क्या है। हाँ। फिर टीचर्स के स्किल्स क्या है, मतलब हम बिलीव तो कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्या आपके अंदर वो चीज़ है? ठीक है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है हाँ, वैसे। क्या वो आपके अंदर है? और उसके बाद हाँ। क्लासरूम प्रैक्टिस। अच्छा, मेरा यानी तीन उन्होंने मेरे छोड़ा नहीं। हाँ, मैंने 3 चीज़ों को साथ लेकर जिसे क्या चली कहते थी। हैं, सोच, यकीन और फिर और इसको अफाल इम्प्लीमेंट करना, और हमारे अमाल। अमाल नामा। ये तो ट्रायंगुलेट कर दिया हमें पकड़ मैंने के। हाँ, फिर क्योंकि उस टाइम तो टर्म पेपर जब किया था तो टू वेरिएबल्स के साथ चली थी, बिलीव्स और स्किल्स के साथ। लेकिन जब मैंने लाजमी ना थीसिस एक बड़ा लेकिन फिर प्रोजेक्ट आपने होता है, आप टर्म कह लो। पेपर को ही थीसिस में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ऐसा होता है ना, टर्म पेपर में स्टूडेंट्स अमूमन कम काम करके फिर छोड़ देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये गुड आइडिया था टर्म पेपर को इसमें थीसिस में लेके हाँ, जाना? वैसे हम जब क्लास में थे तो मैम का कहना ये था कि क्योंकि क्लास में ना हम रिसर्च सीख रहे थे, हमारा वो बहुत, आप कह लो कि एक स्टार्टिंग फेज था। तो सब बच्चे ये चाहते थे कि हम इसमें जो है ना अपना चैप्टर लिख लेंगे, थीसिस के चैप्टर डन कर लेंगे, क्योंकि चल ऐसे रहे थे। लेकिन वाकई जिन बच्चों ने फोकस किया मैम की दी हुए टास्क को, जिन्होंने स्ट्रगलिंग की, हार्ड वर्किंग की, लाइब्रेरी के टाइम लाइब्रेरी, और जो टास्क दिया जाता था, सबमिशन होती थी, वो कर गए। अब ये हुआ कि जब हम स्टार्ट हुआ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे इसमें मटेरियल बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गया। मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको तो लेना चाहिए। फिर मैंने अपने जो सुपरवाइज़र थे उनके साथ भी डिस्कस किया। लास्ट में ना टीचर स्टूडेंट जो है वो उनका मेंटोर, उनका सुपरवाइज़र होता है। तो वो ये जब तक नेसेसरी है, वो जब तक आपको दोनों एक सपोर्ट पेज पे ना ना दे, आ एक जाए। पेज पे ना आ जाए। अच्छा, मैंने कोई नहीं सोचा था कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा था कि मैंने किसके साथ थीसिस करना। तो मैं काम स्टार्ट करने लगी, लेकिन क्योंकि टर्म पेपर मैम के साथ चल रहा था हमारा, तो उनके साथ थोड़ी डिस्कशन की वर्बली कि मैम ने भी मुझे ऑनेस्ट, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे रखिएगी फ्यूचर में या नहीं। उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आप इस तरह करो कि आपको मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको साइड पे करती जाओ। एक अच्छा आइडिया था। खैर, रेपोजिटरी बनाना ज़रूरी है ना, कि अगर आपको मटेरियल मिलना शुरू हो गया तो आप रेपोजिटरीज बना लें। हाँ, बाद में वो आपको हेल्प आउट करेंगी अगर आप उसी में जाएंगे हाँ, तो। हमने हाँ। मैंने क्या किया, मैंने सीधा बदला, जो मिलता था उठा लिया, डाल दिया, उठा लिया, डाल दिया। खैर, जो टर्म पेपर रेडी हो गया फाइनली, बहुत हेजिटेशन का दिन था। हम लोग गए कॉन्फ्रेंस, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी ना, मतलब एज अ प्रेजेंटर तो एक अलग बात है, एज अ पार्टिसिपेशन मैंने कभी मतलब नहीं गई थी, हाँ, ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ ज़रा लेस थी। लेस थी। हाँ, हाँ, तो तो ये है। हमारी क्लास की ये पहली क्लास थी जो मतलब पार्टिसिपेट कर रही थी, हाँ। और वो भी हमारे नंबर थे, तो वो हमें बड़ी लेकिन मोटिवेशन ये थी। था कि माशाल्लाह इनकी क्लास में जो सबने प्रेजेंट किया और हाँ, सबके बहुत अच्छा बहुत वो अच्छा था, एक्सपीरियंस किया बाद एक्सपीरियंस में। अच्छा हाँ। रहा। एक हाँ। आप कह लें कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया था कि जब हमारा डिफेंस का दिन था तो हमें लगा ही नहीं कि हाँ, वो हम लोग प्रिपरेशन हो फर्स्ट। गई ना कि हाँ, हम और लोग दे इसकी तो चुके हैं, खैर इसलिए भी हो गई कि इसने उसी को ही फिर आगे कंटिन्यू कर लिया। चल हाँ। लिया था। हाँ। तो खैर मैम ने मुझे तब बहुत अच्छा ऑनेस्ट एज अ टीचर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मतलब गाइडलाइन दी कि आप इस तरह ये कर बेटा लें, भी कोई मुझे एक बात बात नहीं। याद करा रही थी, कहती है कि इसने मुझे कहीं कहा कि भाई मुझे सिखाएं या ये मैंने हाँ, रिसर्च सेट करा, सीखनी है। हाँ, क्लास से बाहर निकलते हुए तो जब मैं इसको कह रही हूँ टाइम तुमने लेना है, मैंने नहीं देना तुम्हें हाँ, टाइम। सीखना तुमने है और मैंने तुम्हें सिखाना है, लेकिन टाइम मैंने नहीं देना, टाइम तुमने मुझसे लेना है। ज़ाहिर है कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, तो ये वो काम था जो काउंसलिंग आवर्स के अलावा का काम था, जिसमें हमें लंबा टाइम गुजारना हाँ, था। उसी क्लास में मैंने तो फिर सोच किया था कि अब मैं सीखूंगी, और बाकी इससे और मुझसे टाइम लिया, लाइक ये मैं छोटी आती नहीं होती बाहर है। बैठी रहती थी। मैं लेकिन कहती यार तुम आज फिर आ गई। मैं ज़ाहिर है कहती क्लासें पढ़ानी है, क्लासों की आज तैयारियाँ फिर आ करनी गई है हो वो, तो। और इतने एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसर्च टास्क होते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल इसने लग के काम किया। और सबसे तो बड़ी बात इन्होंने मुझे सिखाया, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि मैंने, अगर शायद मैं भी एक दो दफ़ा मैम के कहने पे आ जाती कि हाँ तुम आज फिर आ गई, या माइंड कर जाती। स्टूडेंट के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीचर की बात को पॉजिटिव लेना है।
कभी ये बहुत ज़रूरी नेगेटिव है। नहीं अच्छा, होना बाज़ चाहिए। औक़ात स्टूडेंट्स बहुत ना सेंसिटिव हो जाते हैं, वो समझते हैं हाँ उन्होंने मुझे मुझे कैसे ऐसे कह कहा। दिया। हाँ, हालाँकि और ऐसा नहीं, और हम भी हो जाते हैं बाज़ अक़्क़त बीइंग सुपरवाइज़र के बीइंग टीचर्स हम भी हो हो जाते हैं जाता है। कि हम कहते हैं इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था नहीं स्टूडेंट कहना को, या चाहिए। हम उसको फिर थोड़ा-सा नेगेटिव हमारा गुस्सा आ जाता है, हमें एंगर आ जाता है, नेगेटिव तो नहीं कह सकते उसे। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़री का जो रिलेशनशिप है वो पॉज़िटिव नोट पे ही चलता है कि हम एक-दूसरे को टॉलरेट हाँ, कर रहे होते हैं। सिचुएशन हाँ, हाँ, डिपेंड करती है सिचुएशन। कि उस टाइम शायद वो बहुत ऑक्यूपाइड हो हाँ, और कि ये ख़ैर यही से तो ये पता ही है कि उस टाइम हाँ, पे क्या मैं सूरत-ए-हाल चल रही और होती मैं आपको है। बताऊँ, मेरा सीखने का लम्हा यहाँ था कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, जी, सुनाओ ज़रूर, ये हाँ, स्टोरी सुनाओ। मेरा पाँव फ्रैक्चर हो चुका था और हमारा एग्ज़ाम था, मिड टर्म था। हुँ, तो मैं क्लास में जीआर भी थी इस क्लास की, बट कभी ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं था कि मैम ने कहा ये जीआर है तो इसके लिए सब हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैम के लिए सबसे बेस्ट बात ये होती थी कि सब इक्वल है। तो मेरा पाँव फ्रैक्चर हो चुका था यूनिवर्सिटी में, यही मैं रजिस्ट्रेशन करवाने आई थी अपनी इन कॉन्फ्रेंस की। तो मेरे पाँव पे पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, खैर फ्रैक्चर हो गया, एग्ज़ाम आ गया। तो मैंने मैम को बताया कि मैम इस तरह, मैम ने मुझे बल्कि कहा क्योंकि आने में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यूनिवर्सिटी का, क्लास तक का कि पैदल तो चल कर आना होता है। तो मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ कंपलसेट कर लेते हैं आप। हाँ, क्योंकि ये हमारे पास ना, हमारी जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो ये है कि अगर स्टूडेंट को कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है तो हम उसका रीसिट ले लेते हैं। तो उस पे हाँ, मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें ठीक है, हम बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, वो मुश्किल लगता है, हम टीचर्स को वो बहुत मुश्किल लगता क्योंकि वो है। पेपर डिफरेंट बनाना पड़ता है दोबारा से। लेकिन लेकिन इसने मुझे उस मुश्किल में नहीं डाला। हाँ, मैंने ये कहा आ कि गई नहीं, थी। मैं पूरी क्लास के साथ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँगी। हाँ, और वो शायद हुँ। मेरा एक वे ये भी था क्योंकि जीआर भी थी, तो उसके लिए बच्चों के ज़हन में आ जाता है कि पता नहीं शायद टीचर ने इसके साथ बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा, फेवरेटिज्म उसकी कर मेरा दिया। ख्याल है वो फेवरेटिज्म का इसलिए आ जाता है कि पॉलिसी नहीं पता होती। जब स्टूडेंट को ये हुँ, पॉलिसी पता होगी तो कि फिर वो नहीं रीसिट का वो है सोचते, तो उसके ज़हन में नहीं आएगा नहीं कि आएगा। बायसनेस या लेकिन फेवरेटिज्म हो खैर रही है। मैंने पेपर अटेम्प्ट किया और हाँ। मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स थे। हुँ। थैंक यू। फिर खैर गलत हो गया। लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर सही। कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट हो गई, हमने दे हाँ। दिया, वो ख़त्म हो गया। हुँ। हमारा एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम हुँ। मैम ने इस तरह ही लिया था हुँ। कि वो हमारे यही मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट थे डिफरेंट वे में। हमने ये वो सबमिट भी उसमें करवाना था। रूब्रिक्स होता है ना कि आप जो आप कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन के अलग मार्क्स होते हैं, डाटा कलेक्शन के अलग मार्क्स होते हैं। जो जैसे जैसे इनको असेसमेंट पढ़ा रही थी तो बिल्कुल वैसे ही इनको रूब्रिक्स रूब्रिक्स बनाना डिवाइड सिखाए। कर दिए गए थे, तो बता एक दिए पूरा गए थे। रिसर्च पेपर जो या टर्म पेपर जो था वो कि 30 टाइटल मार्क्स का था। सिलेक्शन के हाँ, कितने ऐसे होंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट के कितने मार्क्स होंगे, आपके इंट्रोडक्शन या जितने भी उसके पोर्शन है आगे आते जाएंगे, तो वो रूब्रिक्स में इनके मार्क्स आए रहे और सब अकॉर्डिंगली। बच्चों को पता था हाँ, क्लियरली हाँ, कि अगर हम ये नहीं हाँ। टास्क नहीं करेंगे तो हमारे इतने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बात ये दैट्स थी मेरा ख्याल है रूब्रिक्स की क्वालिटी ही ये है, हम देते ही स्टूडेंट को इसलिए हैं कि वो इसलिए एक कि उस पता चल बेंचमार्क जाए। को अचीव कर लें। और उसमें बाज़ औक़ात उसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं उसके। लेकिन मुझे लगता है हाँ, कि नहीं, इसके कौन ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, वो मुझे तो हाँ, है ही नहीं, आपको हर चीज़ क्लियर ज़ाहिर है, होती है। क्लियर हो जाता है स्टूडेंट और को तो अगर वो आप नहीं कह रहे अकॉर्डिंगली तो वो अपने आपकी उसको। अपनी गलती होती है ना कि हाँ, आप खुद कह रहे हो कि यार हाँ, ठीक है, ऐसे ये हाँ, नहीं लेते। कुछ बच्चे होते हैं, ऐसी हाँ, बात नहीं हाँ, है। हाँ, कुछ बच्चे बस पासिंग मार्क्स के ऊपर हाँ। चलते हैं कि नहीं बस सो हो आपने या फिर ओके। जब ज़ाहिर है कि आपने 3 वेरिएबल्स पे काम किया, स्किल्स पे, बिलीव्स पे और प्रैक्टिसेस पे, हाँ, तो आपने डाटा कलेक्शन किस तरह से की? अच्छा, थर्ड वेरिएबल हमने इस तरह ऐड किया ना क्योंकि वो लॉन्ग प्रोजेक्ट था, थीसिस, और हाँ। ये हमारा टर्म पेपर शॉर्ट था। तो हुँ। फिर हमने कहा कि हम मैंने 2 क्वेश्चनर्स डेवलप किए थे क्योंकि हाँ, हाँ। बिलीव्स में ये पूछा गया था कि क्या आप ये सोचते हैं कि असेसमेंट इस तरह होनी चाहिए, असेसमेंट में हम ऐसे वाइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाइज होना चाहिए, सब्जेक्टिव वाइज होना। उसमें मैंने बहुत अच्छा। सारे पार्ट्स डेवलप किए थे। तो फिर जब मैंने स्किल का पार्ट जो अलग क्वेश्चन है डेवलप किया तो अज़ान का हम वेट कर लेते हैं। हाँ, अज़ान का वेट कर रहे बात कर रहे थे। हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चनर हमने कौन से लिए। जब हमने इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने डाटा कलेक्ट किया आपके वेरिएबल के लिए, वो कैसे डेवलप हुए, उनमें एडिशन आप कह रही हैं कि एक मैंने एडिशन की थी जो कि वेरिएबल की, तो वो कैसे बनाए थे हम उस पर बात कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ हुँ। से बात आ गई कि अब हुँ। थीसिस हम स्टार्ट कर रहे थे। हुँ। तो थीसिस जो है सबसे अच्छी बात ये कि मैंने थर्ड सेमेस्टर में ही हुँ। करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें ये था कि मुझे बहुत कम मटेरियल लग रहा था। हुँ। तो मैंने मैम के साथ डिस्कस किया हुँ। और उन्होंने कहा कि आप इसमें देखो, स्टडी करो, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमी है। तो उन्होंने मुझे एक बुक बताई, मैंने उसको जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हुँ। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैंने स्किल की जो बात की है
वो इस स्किल को चेंज किया जाए प्रैक्टिस में। अब वो कह रहे हैं हमारे पास स्किल्स भी हैं, टीचर कहता है मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर टीचर कहता है कि मेरे पास स्किल्स भी हैं क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे पास एक डिग्री है, मैं डिग्री होल्डर हूँ, एक मेरिट बेस पे मेरी हायरिंग हुई है, तो मेरे अंदर स्किल्स हैं तो मैं आया हूँ। अच्छा, मेरा मानना ये था कि ठीक कह रहा है वो, तो गलत कह ही नहीं रहा, तो फिर क्या वजह है कि हमारा मतलब स्टडी लेवल इस लेवल पे आ गया, बिल्कुल तो बिल्कुल वो ठीक क्यों है। पीछे है। हाँ हाँ फिर मैंने कहा कि जब हमने कर ली इसको, अब मैं वैसे इम्प्लीमेंट तब कहती थी कि सोचती इसको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाऊँ, लेकिन हाँ जब हम एक टर्म्स एजुकेशन की फील्ड में हर चीज़ की टर्म्स होती हैं, हाँ तो वो इम्प्लीमेंट को एक प्रैक्टिस का नेम दिया जाता हाँ। था। तो वो फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार प्रैक्टिस कहते हैं उसको। तो वो फिर प्रैक्टिस, मैंने कहा अच्छा ये स्किल प्रैक्टिस में होगा। अच्छा, तब ये फिर सोचा कि इसका अलग बनाया जाए क्वेश्चन, यार मैंने स्टडी की तो मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि फिर मेरे माइंड ने एक मतलब आप कह लो क्रैक द कोड किया। मेरी मैम एक वर्ड यूज़ करती होती थी, क्रैक द कोड, तो वो मैंने यूज़ किया। मैंने कहा कि जो स्किल की बात की वो कहती है मेरे अंदर है, तो क्या वो प्रैक्टिस करती है अपनी क्लास में कि नहीं ये करती? ज़रूरी है, क्योंकि ये असल में ज़रूरी वो है। हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था जब हम इसको कर रहे थे कि बिलीफ सिस्टम भी सब कहेंगे कि यस वी आर गुड, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम हाँ, ख़राब हैं, सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज आपको आएंगे। जब हम उनसे स्किल की बात करेंगे तो तभी सब कहेंगे कि हम ट्रेन टीचर्स हैं, तो सो वी हैव द स्किल्स। यस, तो अब हम इसका फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें ट्रायंगुलेशन हो जाए और हमें पता चल जाए कि जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ फिर प्रैक्टिसेस आ गई, तो जाहिर है कि वो फिर एक अलग हमें जो क्लेम किए जा रहे थे उस क्लेम को वेरीफाई करने का एक तरीकाकार मिल गया, हाँ, जो हम आप लोगों कह ने लें किया। कि हाँ ये इसी के ऊपर सारे रिजल्ट्स पेश कर रहे थे कि हाँ क्या वजह, वो जो क्यों वाई हाँ था ना, वो वाई का आंसर हमें यहाँ मिलना था। तो खैर वो स्टडी स्टार्ट हो गई, चीज़ें जो पहले की थी बस उसको मैंने इनरिच थोड़ा सा करना था, क्योंकि थीसिस का मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करना होता है, एक डिफेंस होता है, वो आप अपने आप एक स्कॉलर लेकर चलना चाह रहे हो तो और थोड़ा ज़ाहिर है अच्छा होता है, एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव दोनों नॉलेज आपको चाहिए आपको उसमें, चाहिए तो होते हैं। ज़ाहिर है वो टर्म पेपर से तो बाहर हाँ, डिफरेंट ही वो होगा। बहुत छोटा सा तो था फिर वो। आपने सैम्पल किन लोगों का लिया और सैम्पल से जब डाटा कलेक्ट करी थी तो आपको क्या चैलेंजेस आए, ये दोनों बातें हमें बता दीजिए। हाँ, अच्छा, मेरा टॉपिक बेसिकली वैसे तो हर लेवल के लिए था, लेकिन हमें लगता था कि ये हम प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर सबसे पहले चेक करें कि यहाँ से बच्चे की बेसिक्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो मैंने जो है वो सेकेंडरी लेवल को चूज़ किया, जबकि मैंने अपने टाइटल में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी। तो हाँ ये मैंने मेंशन किया, और फिर डाटा कलेक्ट करने की जब बारी आई तो मैं चली गई। और वैसा वो कोई भी स्कूल हमें अलाउ नहीं करता कि हम ऐसे रैंडमली जाकर चीज़ें ले लें, तो हमें यूनिवर्सिटी प्रॉपर एक जिसको आप एथिकल कंसिडरेशंस भी अपने थर्ड चैप्टर में डिस्कस करते हैं, हाँ उसके अकॉर्डिंगली एक लेटर इशू होता है जिसपे प्रॉपर साइंस होते हैं, मेंशन होता है कि हाँ ये बच्चा स्कूल का है और इसको आप अलाउ करेंगे, रिसर्च कर रहा है, तो आपका डाटा जो है वो लीक नहीं होगा, आपका कोई नाम नहीं आएगा इसमें। वो लेकर मैं चली गई डिफरेंट स्कूल्स में, और वैसे मेरा स्कूल लेवल दोनों थे, प्राइवेट भी थे और पब्लिक भी थे। तो क्या गैप है हमारे पब्लिक और प्राइवेट में भी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, तो मैंने ये चीज़ भी दो देखनी थी, अलग दुनिया। तो मैंने डिफरेंट स्कूल्स ले लिए, मैं चली जाती। सबसे पहली बात कि टाइम नहीं मिलता था कि आप कल आए, आप परसों आए, गेट से ही गुड बाय ये कह एक दिया बहुत जाता बड़ा था। चैलेंज होता है कि जब बच्चे डाटा कलेक्शन लेने के लिए जाते हैं हैं। तो वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट एक बहुत मेजर इशू होता हाँ, है। और मतलब आपको अंदर अंदर तो बहुत दूर की बात है, आप गेट नॉक करते हो और आंसर जी कौन, अब भाई हम इस वक्त बस के लिए आए, अभी हमारा लेटर लिख, नहीं मैडम के पास टाइम नहीं, कल आना, मतलब ये रिस्पॉन्स होता है। और मैं इस अच्छा, चीज़ में ये उनको नहीं कहती कि वो बिल्कुल गलत है, ठीक बात है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना हर जगह पे पूरी दुनिया में ये ग्लोबल चैलेंज है चैलेंज है। कि अब यहाँ तो फिर भी बहरहाल इनको परमिशन मिल गई, इन्होंने कर लिया डाटा कलेक्ट। हाँ, मैंने ओवरऑल पूरे लाहौर के ऐसे स्कूल्स देखे जो शायद मुझे कभी पता भी नहीं थे, और अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि कुछ चीज़ें आप फेस करते तो आप लर्न करते, आई थिंक मेरा ये ख्याल है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको क्या इशू आ रहा था, जो हम अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया, ऑब्वियसली एक तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे 3 वेरिएबल्स थे, तो ज़ाहिर है 3 वेरिएबल्स पे जब हम इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, फिर उसकी लैंग्वेज का इशू 67 स्टेटमेंट्स थी। कि तो फिर इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इसका कर दिया। हाँ, शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। सबसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, अच्छा परमिशन मिल गई, प्रिंसिपल बहुत अच्छे भी थे,
और वो ये कहते थे कि आप ये हमें दे दें अपना सैंपल, अपना क्वेश्चन दे दें, आप अपना फ़ोन नंबर लिख जाएं, आप कल कॉल करेंगे, आप आ जाएगा, क्योंकि रिव्यू करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह तो नहीं है कि ये मुझे अलाउ करेगा, शायद उसमें कोई ऐसा मतलब आप कह लो कि पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट ना हो या कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जिससे उनके स्कूल की आपका बाहर रेपुटेशन जो ख़राब हो सके। अथॉरिटी वहाँ मौजूद है उनका उनका एक वो है रूल एंड टास्क है कि रेगुलेशंस क्या को लें, फॉलो हाँ करना फॉलो होता करना है है, उन्होंने। हाँ। तो खैर उसके बाद जब वो मेरे स्टेटमेंट्स देखते थे ना, जैसे मैम ने कहा कि आपको क्या चैलेंज 67 स्टेटमेंट, तो कभी कभी मैं खुद भी तंग आ जाती थी क्योंकि डाटा तो मैंने एंटर करना था। तो 67 पेपर पेजेस कितने हैं ना, मतलब वो मुझे ऐसे कहते थे, मैं कहती थी 67, मतलब शर्म आ जाती थी। अभी इसमें से बहुत लेस किए हैं, 100 समथिंग थे, 100 हाँ वो समथिंग थे ना। पायलटिंग की जब हमने और हाँ फिर तो उसमें वो वो काम किया है। वैलिडिटी जब हमने इंश्योर की उसमें, तो हाँ उसमें कुछ कम हो गए CFA EFA करते हुए, करते हैं। कुछ जो हैं वो फिर बाद में कुछ ऐसा लगा कि सब रेस्पॉन्डेंट न्यूट्रल रिलायबिलिटी में में, आ हाँ रहे थे क्योंकि हाँ पायलट टेस्टिंग में आ रहा था। हाँ तो हमने कहा कि मतलब हाँ ये न्यूट्रल नहीं है तो इसको कट हाँ कर ऐसी दो। एनी स्टेटमेंट्स जो दैट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एनालिसिस ऑफ योर डाटा, हाँ यानी अगर वो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रही है, वो दरमियान में स्टैंड कर रही है, तो मुमकिन है कि हमें फिर उसको चेंज करना पड़े। तो चेंज इसलिए वो करना फिर पड़ेगा। इस वजह से इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली जब भी रिसर्च करते हैं तो हमने इंस्ट्रूमेंट तो रिफ़ाइन करना ही होता है, और ऐसे पायलट स्टडी में ही आपका रिफ़ाइन हो रहा होता है। तो जो आपकी स्टडी के रिजल्ट्स थे फिर वो क्या थे, मतलब अब हम जो चूँकि उनके बिलीफ चेक करना चाह रहे थे, स्किल्स और उनकी प्रैक्टिसेस, तो आपकी हाँ हाँ हाँ। क्या एक मेजर फाइंडिंग जो आप शेयर करना चाहें वो क्या थी? अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मतलब स्किल्स के भी ज़्यादा यही था कि सब बिलीव्स कर रहे थे। हम्म फिर जब लाजमा ने मेरा सेकंड जो वेरिएबल था वो हम्म सॉरी मेरा फर्स्ट वेरिएबल बिलीव था, सेकंड स्किल्स था। तो बिलीव में सब कह रहे थे कि हम बिलीव करते हैं, स्किल्स में भी कह रहे थे हमारे पास है। इनके रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब सब एग्री थे, लेकिन जब बात आई प्रैक्टिस की तो मेरे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले गए थे। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी हो गई थी इस लिहाज से कि मैम ये तो सारे नेगेटिव हो गए, अब क्या किया जाएगा। तो मेरा लाजमी डिफेंस वो कहेंगे क्यों हुआ ना, वाई। तो एक वजह तो ये है कि मैं न्यूट्रल रह कर रिसर्च कर रही थी, मैंने ये नहीं देखा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये रिजल्ट्स थे, मतलब मेरा लेकिन आंसर ये था, इसमें जबकि मेरा मेरा आंसर ये नहीं ख्याल होता। है, हाँ एग्जैक्टली ये नहीं होता ये आंसर नहीं होता। और उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही है कि वी आर एक्सप्लोरिंग द फिनोमेना। फिनोमेना अब वो उसका कोई भी रिजल्ट आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव नेगेटिव आए, है। आपको उसको इंड्योर भी करना है और उसके वो भी निकालने, लॉजिक भी निकालने, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो और यही तो हमारी जंक्शन भी, तो हम मालूम भी तो यही करना चाह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट कहाँ है, यानी बिलीफ सिस्टम ठीक है, स्किल लेवल ठीक है, तो फिर कहीं कहीं तो खराबी है। हाँ, तो और वो सब नेगेटिव ने खुद ही बता दिया कि जो हमारे वो हैं प्रैक्टिसेस वो वो नेगेटिव में थे। नेगेटिव हैं, वहाँ और हमारे सबसे मसाइल ज़्यादा हैं वहाँ। चैलेंज भी यहीं पे आया था। हालांकि जब हम अगर ईमान का जब काम ये कर रही थी, तो जो मुझे लगता था वो ये था कि ये सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, सब लोगों ने सेल्फ वो सोशली एक्सेप्टेड रिस्पांस देने हैं और अपने आप को इको फ्लॉन्ट करना है। लेकिन जब डाटा आया हमारे पास तो ऐसा नहीं था। हालांकि वैसे अगर आप इसको डिफरेंटली करें तो मुमकिन है कि प्रैक्टिस को आप ऑब्जर्व करने पे चले जाए, लेकिन इसका जो डाटा था वो सेल्फ वो था, रिपोर्टेड डाटा था, यानी इंस्ट्रूमेंट ही था। टीचर खुद बता रहे हैं कि वी डोंट प्रैक्टिस इट इन द क्लास और इन देयर प्रैक्टिसेस। तो ये एक अलार्मिंग वैसे सिचुएशन थी। वो अलार्मिंग इस वजह। हाँ, फिर मैंने टीचर से कभी कभी मतलब आज मैंने कुछ टीचर से जिनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा था उनके पास बैठ के, क्योंकि प्रिंसिपल कह रहे थे कि आप उनके पास चले जाएं। होता है ना कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए जाते, नहीं समझ आती। तो वो मतलब लाजमा ने मेरा थीसिस था, मैंने तो लिखा था, तो मैं उसको ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसलेट नहीं किया था, जो बात सच है वो, क्योंकि 67 ऑलरेडी थे तो पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते। तो जब उसके अंदर उर्दू का ऐड करते थे तो बस फिर ना लेकिन मुझे लगता है कि ये एक लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन कि थी। हमारी स्टडी हाँ की एक लिमिटेशन थी, क्योंकि कि इंस्ट्रूमेंट में हमारी असम्पशन ये थी कि टीचर्स के पास हम जा रहे हैं तो लामहला उन्हें इंग्लिश आती होगी। आती होगी। लेकिन जब हम फील्ड में गए तो हमें पता चला कि ये मेरे थोड़ा लिए एक सा, चैलेंज था। हाँ एक चैलेंज था कि तमाम लोग वो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, दो कि हमने उसे बहुत सिंप्लीफाई कर लिया था, बहुत ज़्यादा। और स्टेटमेंट्स को इवन बहुत कि सिंप्लीफाई कर फिर लिया था। कुछ टीचर्स मुझे तो कहते थे कि आप पढ़ कर बताएं कि और इसमें जब हम पढ़ के बता रहे होते हैं तो डाटा बाइसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाँ बाइसनेस कि अब हम पढ़ के बता रहे हैं तो पता चले कि हम ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जवाब लिख दो, हाँ, लेकिन उसके लेकिन बावजूद जो मैं हमारे रिजल्ट्स से बहरहाल उन्होंने हमें ये बता दिया कि इन दोनों चैलेंजेस ने हमें उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं किया नहीं जितना किया। हम, या डैमेज नहीं किया हमारी रिसर्च को जितना हम समझ रहे थे। हाँ, और सबसे बात अच्छी मतलब ये इसलिए भी हो सकता है ना कि टीचर्स ऑनेस्ट थे।
हाँ 22 नहीं थे, ट्रू ट्रू 22 थे, नहीं थे। हाँ 22 उन्होंने नहीं थे, अपने उसके अकॉर्डिंगली डाटा दिया जो वो सोच रहे थे। जो सोच सही, तो इसका मतलब हुआ कि हमें ये पता चल गया कि वो प्रैक्टिसेस में कहीं गैप है। क्या था। तो अब आप इस रिज़ल्ट की बुनियाद पे आप रिकमेंडेशंस क्या देती हैं फिर? कोई एक ऐसी रिकमेंडेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको लगता हो कि ये तो ज़रूर पॉलिसी में या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट होनी चाहिए? वो सबसे पहली बात ये है कि रूल एंड रेगुलेशंस, मैंने जब भी टीचर से जो क्वेश्चंस पूछे थे हाँ वो कहती थी कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट पे लेकर आते थे तो हमारे स्कूल की पॉलिसी हमें बाउंड कर देती थी कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, और देखो, और ये दैट्स वेरी लाइक आई ओपनिंग कि अगर टीचर स्किल इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैं या कल्चर हैं या पॉलिसीज़ हैं वो टीचर को रोक रही हैं। हाँ, और अब ये एक बहुत मतलब धमाकेदार किस्म की वो धमाकेदार, है, और दूसरा टीचर बेचारा बाउंड होता है। खबर देखिए है। आप हाँ तो हाँ हाँ। किसी के पास जॉब कर रहे हैं ना, अंडर हम्म, अंडर ऑब्जर्वेशन, आप वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं तो हाँ आप ठीक हैं, अगर नहीं तो फिर वो हाँ आपको पता है क्या कुछ होता है। हाँ खैर हम हाँ। उस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। हम्म, मेरा सिर्फ पर्पस अपने टॉपिक की तरफ ही रहना है, वो यही था कि हाँ टीचर्स अगर चेंज करना चाह भी रहे थे ना तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो इतने विलिंगनेस नहीं थे कि वो इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। और वो तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैपेसिटी और विलिंगनेस ना होने की की जो वजह रीज़न से थी थी वो वही बाउंड्री, प्रैक्टिस बाउंड्रीज थी जो वो स्कूल की रूल एंड रेगुलेशन। वो बार बार ये कहते थे कि और हमें एक टीचर्स पेपर पे दिया प्रेशर जाता होता है। है, मतलब इट्स नॉट कि टीचर बेचारा आया वो पढ़ा रहा है और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है टीचर असल के ऊपर में। तो प्रेशर है। पॉलिसी में जो चेंजिंग लेकर आनी चाहिए वो ये कि जो लोग वो पीटीआई कोर्सेज, शायद आपने सुना हो कि आज से 25 ईयर्स अगो जो है वो लोग पीटीआई को पीटीसी पीटीसी, सॉरी मैं रॉन्ग हो रही, पीटीसी कोर्स होते थे, उसकी बेस पे हायरिंग हुई हुई थी। अब देखें एक मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट और एक टीचर और एक जो कोर्स डिप्लोमा था, डिप्लोमा था आई थिंक, उसकी बेस पे हायरिंग में गैप आ जाता है। यहाँ पर वो जो पुराने टीचर्स होते थे वो सीनियर्स थे। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें जो हमारा हमने इसमें एक जो डेमोग्राफिक वेरिएबल था वो हमारे टीचर का एक्सपीरियंस और उसका लेवल ऑफ लेवल वो था, था। हाँ लेवल ऑफ तो एजुकेशन था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें ये डिफरेंस भी नज़र आया कि वो टीचर्स जो नए टीचर्स आ रहे थे जिन्होंने मास्टर्स किए हुए थे या एमएड और बीएड की सर्टिफिकेशंस हाँ ली हुई ऐसा थी, था। उनके रिजल्ट्स रिलेटिवली बेटर थे उन लोगों से जिन्होंने नहीं की हुई थी। इसमें ज़रा हमारे पास ज़रा होप का चांस सिर्फ ये है कि अब ऑब्वियसली काफ़ी रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं हो और चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसमें नज़र आ रहा है, शायद उनके चेंज पास नज़र आ रहा है। अपडेटेड नॉलेज नहीं था और ना वो हाँ करना हाँ। चाहते थे, क्योंकि उनको तो अब जॉब मिल चुकी थी, वो एक सीट रिजर्व थी, इसलिए शायद ये बस वजह ये भी थी। एक कंट्रोवर्शियली बन जाता है कि ये रीज़न थी या कोई और रीज़न थी। ऑब्वियसली जब भी हम कोई किसी भी एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं नजर आ और रहा उसमें ज़ाहिर है हो सकता है कि एक फैक्टर ये भी हो और इसके अलावा भी जैसे हमने कहा कि हाँ, लेकिन पॉलिसीज़, बाउंड्रीज, प्रेशर ये भी एक फैक्टर वो हैं। टीचर्स तो कहते थे ना कि वो फिर जब हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, हाँ हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर मतलब जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनका बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि सीनियर है ना, तो वो कहते हैं कि अब तुम मतलब हमें बताओगी, हमें सिखाओगी, तो वो ये चीज़ें हाँ बहुत ज़्यादा ये इम्पेक्ट मुश्किल करती हैं। हाँ इसीलिए जो है मुझे लगता है हमारा लिटरेसी रेट हाँ शायद ये वजह है कि हम नीचे हैं। शायद लिटरेसी और रेट से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। यानी बिल्कुल। जो स्टूडेंट निकल रहा है, पास आउट हो रहा है, उसमें वो उसका जो वो लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था या लर्निंग होना चाहिए था वो नहीं है। नहीं है। शायद इसी वजह से। और दूसरा हाँ जो जब हमने ये भी सर्च कर ली, मतलब जब मुझे लगा कि हमारे यहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जो मतलब एमएड भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, बीएस, मतलब हज़ारों डिग्रीज हैं जो हाँ करके निकलते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पे जॉब उस लेवल पे प्रोवाइडेड नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ज़ाहिर है हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है ना। मेजर हाँ प्रॉब्लम है, हाँ और उसकी वजह से जो हम सीख कर आते हैं ना, जैसे मैंने कुछ सीखा, हाँ तो वो जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, मुझे जॉब नहीं मिलती। हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, और शायद 2 इयर्स या 2 3 इयर्स 4 इयर्स, अब ये तो अलग नसीब की बात है ना, तो वो तब तक आप वो भूल जाते हो हाँ। कि ये मैंने भी क्या सीखा है। ऑब्वियसली एक फैक्टर है इसमें, देखा कि अब हमारे फैक्टर्स निकलने शुरू हमारे, होते हाँ हैं। प्रैक्टिस, सो मतलब प्रैक्टिस बहुत इसमें ब्रॉड है, हाँ बहुत ब्रॉड है बहुत है। कि आपने किस तरह लेकर सही। तो चलना है अब इसको। ईमान बता रही थी मुझे कि इसने सेम टॉपिक को और सेम फील्ड को चूज़ किया आगे पीएचडी में, तो वो क्या काम है और वो किस तरह से इससे रेलेवेंट है या आपके ख्याल में वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? अच्छा, जैसे मैंने एमफिल में तो 3 फैक्टर्स लिए और असेसमेंट था, बेसिकली असेसमेंट में हाँ आगे मैंने उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैंने जब पीएचडी तो
आपको पता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफर और मास्टर से भी डॉक्टर आप बन जाते हैं। तो उससे उसमें ज़्यादा स्टडी ये करनी। हाँ बहुत ज़्यादा, अब उसमें ये कन्फ्यूजन थी कि सेम टॉपिक तो नहीं लेकर चल सकते ना, ऑलरेडी प्लेजरिज्म चेक हो चुका होता है, आप हाँ। रिपोर्टेड हो चुके होते हैं अच्छी सी के उसमें। हाँ। तो वैसे तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो ये सिमिलर टॉपिक था, लेकिन सिमिलर नहीं, हमने असेसमेंट को जो बेसिक ब्रांच थी हाँ, असेसमेंट उसको फाउंडेशन को हमने ले लिया ना लेकर चले। हमने। और वो हाँ। असेसमेंट ही मैंने अभी भी असेसमेंट को किया, लेकिन मैंने फिर हाँ। असेसमेंट की टाइप को लिया कि शायद टाइप्स में कोई इशू हो। हाँ, और ये तो अभी रिसेंट भी एक हम देख रहे हैं ना कि एक ट्रेंड चल रहा है कि समेटिव असेसमेंट से हम फॉर्मेटिव को ज़्यादा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स को यहाँ। हाँ, अब मैंने मेरा जो टारगेट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है पीएचडी में, और वो इसलिए है जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखें तो स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेजेस में बच्चों को समेटिव असेसमेंट में असेस कर लिया जाता है कि क्या ये आगे प्रमोट होगा या नहीं होगा, ये कितना कैलिबर है, इसके अंदर इतने चांसेस है कि आगे पढ़ सकते हैं। तो मेरा बिलीव मतलब यही था, क्योंकि मैं स्टडीज़ कर रही थी फॉर्मेटिव और बाकी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरेटिव टू समेटिव असेसमेंट। वो कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो लिख नहीं पाते, बोल सकते हैं कि देखिए हम लोगों में अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, कुछ सुनकर समझ लेते हैं, कुछ देखकर सुनकर ही समझते हैं, कुछ लिख कर अपने आप को करते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से टाइप्स आ जाती हैं। तो मैंने फॉर्मेटिव लिया और फॉर्मेटिव असेसमेंट को मैंने बहुत डिटेल में मेरे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने लीडरशिप को लिंक किया। मैंने ये भी पढ़ा कि लीडरशिप का क्या रोल है, मतलब हाँ, इसका जो फर्स्ट आइडिया था वो हाँ इसमें ये था, और मैंने पूरा मतलब प्रपोजल बना लिया अपना। लेकिन जब मैंने उसको मतलब बहुत डिटेल में पढ़ा ना, तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर पा रही थी। देखिए लीडरशिप स्टाइल्स तो कितने ज़्यादा हैं, मुझे तो हर एक टीचर के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें क्वालिटेटिव स्टडी आ जाती है कि आप उसके साथ पर्सनली उसकी स्टोरी का पार्ट बनकर फिर आप जज कर सकते हो कि वो कौन सा लीडर है। जो टीचर तो खुद तो कहेंगे मैं करिज्मेटिक भी हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी वो है तो सही ना हम लोग। तो लेकिन रिसर्च तो एविडेंस बेस होती है ना, वो तो हम खुद से नहीं लिख सकते। तो बाहर की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है, वहाँ रिसर्च करने का क्राइटेरिया डिफरेंट, वहाँ टीचर इस तरह इन्वॉल्व नहीं होता कि अच्छा आपको आ नहीं रहा चलो मैं आपको समझाता हूँ, नहीं, वहाँ पे जो करना है जो लर्न करना आपने खुद करना। हाँ, असल में पीएचडी सेल्फ लर्निंग है ना, ये भी तो देखें, जैसे ही आप 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन से आगे जाते हैं तो सेल्फ लर्निंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे अब टीचर आपका पैशन है, आपका मोटिवेशन है, टीचर सिर्फ गाइड है या मेंटोर है? मेंटोर है, बल्कि मेंटोर है। वो इस लिहाज से कि अगर आप जाकर उनको बता भी रहे ना कि मुझे समझ नहीं आई, तो उन्होंने ये नहीं कहना अच्छा समझ नहीं आई कोई बात नहीं मैं बता, उन्होंने कहना ये बुक्स के नेम आपको 10-15 लिख देंगे, जाके पढ़ना स्टार्ट करें। तो वो ये एक अच्छा भी है, देखें जो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं कोई आपको गोल कर बना नहीं सकता। मेरा ख्याल में मैंने जितना पढ़ा खुद पढ़ा, और अगर मैं ये ये चीज़ ईमान ना की जो करती सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, जिसकी वजह से हम शायद बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो गए, वो ये कि सेल्फ लर्निंग का इसमें बहुत वो एक वायरस है। हाँ, ये मुझे क्यों कि नहीं समझाया। मतलब इसको पता है, और इसको कहोगे कि ईमान फ़लाँ बुक से पढ़ लो या फ़लाँ आर्टिकल देख लो या फ़लाँ टॉपिक पे ये रिसर्च कर लो, तो ये वो करके आई भी होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा कि ईमान ये पढ़ लें तो ये कहे नहीं नहीं मुझे आप पढ़ा दें, आप बता दें फिर मुझे आएगा, नहीं, इसको बता दिया एंड शी विल डू इट बाय हरसेल्फ। तो मुझे लगता है कि खुद से मोटिवेटेड होना लर्निंग के लिए वो ज़्यादा हेल्प आउट करता है सक्सेस में। बस पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ होती है तो आपको वो चीज़ नज़र आती है ना। अगर देखें हम कहते हैं ना कि उसकी दोस्त ऐसी है तो वो भी ऐसी होगी, ऐसा नहीं होता। मैं इस चीज़ के बिल्कुल इस पर डिसएग्री करती हूँ। मेरे जो जितने भी सराउंडिंग में मेरे जो बीएस में मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं थे। मैं अपने बीएस में भी वाइज स्टूडेंट हूँ, जो बाहर पीएचडी करने गई, जो मैं मास्टर्स में भी नजरे बद से बचाए हैं। और बस यही है। और मैम का बहुत सपोर्ट रहा है, जो बात हकीकत है मेरी आज जितनी भी सक्सेस है वो सारी मैम के नाम है। सुपरवाइजर्स हों या टीचर्स हों, हम हमारा काम है सपोर्ट करना है, इट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी कि हम सपोर्ट करें। तो मुझे गाइड करके टीचर का गाइड करना ही बहुत होता है, मतलब मैं ये कहती हूँ। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि टीचर का कह देना ही बहुत होता है कि तुम कर सकते हो। कर सकते हो। ये मैं भी ये कहती हूँ, जो कहते हैं ना हमें लिख कर दे दो, यार वो कितनी देर तक आपको लिख कर देगा। यहाँ लिख देंगे, पेपर में तो आपने खुद लिखना है ना। तो अगर आप अभी सीख लोगे, अभी थोड़ा टफ टाइम को फेस